मंदिर ने क्या किया? मंदिर में आप क्यों घुसने का प्रयास कर रहे हैं? वहां क्यों तोड़फोड़ करना चाह रहे हैं? ये कौन सा आंदोलन है जेन ज़ी का बॉस? मंदिर में आप क्यों घुस रहे हो? क्यों मंदिर तोड़ रहे हो? इसलिए कहा जा रहा है कि आंदोलन जेन ज़ी का होते होते कुछ अराजक लोगों के आंदोलन का हिस्सा भी बन गया। मंदिर ने क्या किया? मंदिर में आप क्यों घुसने का प्रयास कर रहे हैं? वहां क्यों तोड़फोड़ करना चाह रहे हैं? ये आप कल की तस्वीरें देखिए, जिसमें आप देखिए पशुपतिनाथ मंदिर का गेट तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये कौन सा आंदोलन है जेन ज़ी का बॉस? मंदिर में आप क्यों घुस रहे हो? क्यों मंदिर तोड़ रहे हो? इसलिए कहा जा रहा है कि आंदोलन जेन ज़ी का होते होते कुछ अराजक लोगों के आंदोलन का हिस्सा भी बन गया। साफ दिख रहा है कि आंदोलन हाईजैक हुआ, अराजकता का माहौल बढ़ता चला गया। विरोध प्रदर्शन की आड़ में जगह जगह हुड़दंग हुई। आप देखिए कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान नेपाल की जेलों पर भी हमले हुए और पूरे नेपाल में जेल ब्रेक की घटनाएं सामने। खबर है कि नेपाल के 18 जिलों में जेल ब्रेक हुआ, जिसमें 13,500 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। ये कौन सा आंदोलन है बॉस कि 13,000 कैदी छुड़ा लिया आपने? जेल ब्रेक कर रहे हैं आप देश को सुधारने की बात कर रहे हैं, और देश में जो लोग जेल में बंद हैं, जो आप कह सकते हैं कि भाई जो अपराधी हैं, उनको आप बचा रहे हो और बाहर ला रहे हो। नेपाल की बीरगंज जेल का वीडियो सामने आया, जहां कैदी जेल की दीवार तोड़कर भाग गए। जेल की दीवार में कितना बड़ा छेद कर दिया गया, आप उसकी तस्वीर देखिए बॉस। इतना बड़ा छेद कर दिए, इसी से कैदी निकले और कैदी भाग गए। अब सवाल यह है कि ये जेन ज़ी का आंदोलन का हिस्सा है कि जेल में छेद करो और कैदियों को निकाल लो। काठमांडू की दिल्ली बाजार जेल का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जेल से कैदियों के भागने की कोशिश को नेपाल की सेना ने नाकाम कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि भागने की कोशिश करते कैदियों को सेना के जवान बातचीत करके समझा रहे हैं, और जेल के गेट के बाहर जवान हथियार लेकर तैनात। नेपाल की जेल से भागे 5 कैदियों को भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते हुए सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी पकड़ा। यूपी के सिद्धार्थनगर बॉर्डर पर यह गिरफ्तारियां हुई। भारतीय सुरक्षा बलों को पहले ही अंदाजा था कि ये लोग भाग रहे हैं नेपाल से, भारत में ही घुसेंगे, तो वो तैयार थे। इसलिए भारत नेपाल सीमाओं पर सतर्कता और बढ़ा दी गई है, क्योंकि 13,000 कैदी भागे हैं। उनके लिए सबसे आसान है भारत में घुस जाना, तो भारत के लिए अलग संकट है। नेपाल की सेना की कमान संभालने के बाद नेपाल में आज हालात काफी हद तक सुधरे हुए थे, जिसके बारे में आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक तस्वीर देखिए। मंगलवार को पूरे दिन इतना तांडव मचा कि पूरी रात भी नेपाल जलता रहा। यह वीडियो में जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं जलते हुए, ये नेपाल का सिंह दरबार है, जो नेपाल सरकार का सचिवालय है। यहीं पर नेपाल सरकार के सारे मंत्रियों के दफ्तर हैं। कल तक यहीं से ओली सरकार चलती थी, जिसे नेपाल की जनता ने उखाड़ फेंका। प्रदर्शनकारियों ने कल सुबह सिंह दरबार को आग के हवाले किया था, जहां रात भर, आप देखिए, रात भर आग की लपटें उठती रहीं। इस तरह की आग लगाई गई। 2 दिन चले हिंसक प्रदर्शनों में 23 लोगों की मौत हो गई, और अब नेपाल की सेना ने मोर्चा संभाला। 2 दिन बाद नेपाल की सेना सड़क पर आई मोर्चा संभालने। नेपाल के आर्मी चीफ ने लास्ट वार्निंग दे दी है कि अगर किसी सार्वजनिक संपत्ति को अब नुकसान पहुंचाया तो बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद आज नेपाल में कैसे हालात हैं, उसकी तस्वीर देखिए। यह पहली तस्वीर नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत कई जगहों पर कर्फ्यू जारी होने की है। सेना चप्पे चप्पे पर अब नजर रख रही है। सड़कों पर तैनात जवान घरों से बाहर निकलने वाले हर शख्स से पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि सेना 2 दिन से कहां थी? अगर वो आ गई होती तो क्या स्थिति कंट्रोल में हो सकती थी? दूसरी तस्वीर नेपाल के कांतिपुर की है, जहां नेपाल के युवा सड़कों पर उतरकर सफाई अभियान में जुटे। कल हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों की निशानियों को हटाया जा रहा है, सड़कों को साफ किया जा रहा है। आज नेपाल में कुछ शांति है, लेकिन तबाही की निशानियां मौजूद हैं, जो बता रही हैं कि 2 दिन चली हिंसा की आग में नेपाल कितनी बुरी तरह झुलसा। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की 2 तस्वीरें अब आपको दिखाता हूं। एक कल की है, और एक जब सुप्रीम कोर्ट की मेन बिल्डिंग आग की लपटों में घिरी हुई थी, और दूसरी आज की है, जिसमें आग तो बुझ चुकी सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन बिल्डिंग जो है वो आप देखिए कितनी बुरी तरह से जल गई है। बताया जा रहा है कि आगजनी में सुप्रीम कोर्ट के सारे कंप्यूटर और 25,000 केस के फाइलें जलकर खाक हो चुकी। आज नेपाल की संसद की 2 तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। एक तस्वीर कल की है और एक तस्वीर आज की है। कल जब संसद पर धावा बोला गया था, आग लगा दी गई थी, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं बाईं तरफ, और तस्वीर दूसरी जो आप देख रहे हैं दाहिनी तरफ, इसमें जला हुआ संसद भवन बुरी तरह से तबाह हो चुका है। यह साफ दिखता है। नेपाल की संसद तो पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए वहां से, फिर आपको बताता हूं कि जेन ज़ी अब क्या डिमांड लेकर सामने आया है।
आग के हवाले पूरी बिल्डिंग को कैसे किया है। और देखिए तस्वीरें किस तरीके से आपको हर तरफ ये जो है कांच जो है बिखरा पड़ा है, ये बिल्डिंग को तोड़ा गया है। और देखिए किस तरह से अंदर की तस्वीरें कितनी भयावह है। ये बड़ी बिल्डिंग पूरी काली हो चुकी है, जलकर खाक हो चुका आप कह सकते हैं। जिस तरह आप जहां भी देखेंगे, एक बार अपने कैमरा पर्सन कहें कि तस्वीरें आपको दिखा पाए शायद, ये बिल्कुल काली हो गई है पूरी दीवारें यहाँ की आग के से जलाई है। जो झूमर आप देखिए किस तरह से लगे हुए थे, ये सब कुछ किस तरह से तहस नहस किया गया है। ये कमरे अगर हम आपको लेके आए बिल्डिंग के अंदर तो आपको दिखा पाए हम कि देखिए कैसे जो यहाँ के कमरे हैं वो सब कुछ जल चुके हैं, तहस नहस हो चुका है, सब कुछ एक तरह से बर्बाद हो चुका है। देव से कहेंगे एक बार इधर आकर दिखाई। देखिए पूरी बिल्डिंग किस तरह से कोलैप्स हुई है, पूरी की पूरी छत कोलैप्स हो गई है। और देखिए धुआं निकल रहा है अभी भी, हिस्सों में इसमें आग जल रही है। ये दिखाने ये जो बिल्डिंग है पार्लियामेंट का सबसे खास हिस्सा होता है, हॉल जिसे आप कहते हैं, जहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठते हैं, यहाँ जो बड़े फैसले होते हैं। देखिए किस तरह की तस्वीरें इस हॉल की हैं, बहुत ही परेशान कर सकती है ये तस्वीरें। ये सोचने पे मजबूर कर सकती हैं कि किस तरह के हालात जो है यहाँ पर बने हुए हैं, किस तरह की कंडीशन यहाँ पर है। यानी पूरी संसद तबाह हो गई। नेपाल में भयंकर तबाही मचाई गई। सेना के एक्टिव होने के साथ ही नेपाल के हालात को कंट्रोल में लाने की कोशिश हो रही है। हालांकि जेनजी आंदोलनकारी अपनी डिमांड पूरी होने तक हटने को तैयार नहीं है। उनकी डिमांड क्या है भाई? उनकी डिमांड है कि आंदोलन में मारे गए सभी लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए, शहीदों के परिवार वालों को सम्मान, अभिनंदन और राहत दी जाए, सरकार से जुड़ी वर्तमान प्रतिनिधि सभा को बर्खास्त कर दिया जाए, नेपाल के संविधान में संशोधन हो या इसे फिर से लिखा जाए, अंतरिम अवधि खत्म होने के बाद स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं, पिछले 30 साल में नेताओं ने जितनी संपत्ति लूटी है उसकी जांच की जाए, नेताओं की अवैध संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा और संचार से जुड़े संस्थानों का पुनर्गठन, बेरोजगारी, पलायन और सामाजिक अन्याय खत्म करने के लिए कार्यक्रम चलाया जाए। नेपाल में पुरानी सरकार का तो तख्ता पलट हो गया, पीएम से लेकर मंत्री तक सब भाग गए। अब अंतरिम सरकार के गठन की चर्चा चल रही। जेनजी आंदोलनकारियों ने अंतरिम सरकार के मुखिया के सिलेक्शन के लिए ऑनलाइन मीटिंग आयोजित की, जिसमें 5000 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में अंतरिम सरकार के मुखिया के लिए कई नामों पर वोटिंग करवाई गई, जिनमें कौन कौन से नाम है भाई? एक नाम है सुशीला कार्की का, उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले। सुशीला कार्की ने पीएम बनने के लिए शर्त रखी है। 1000 लिखित साइन होने पर ही कह रही हैं कि मैं पीएम बनूंगी। अब तक सुशीला जी को 3500 से ज्यादा समर्थन पत्र मिले हैं। नेपाल के जेनजी आंदोलनकारियों ने पीएम बनने के लिए सबसे पहले बालेन शाह से अपील की थी। बालेन शाह काठमांडू के मेयर हैं और इस आंदोलन के पोस्टर बॉय, लेकिन बालेन शाह ने आंदोलनकारियों की अपील का जवाब ही नहीं दिया। आंदोलनकारियों ने कहा कि बालेन शाह ने उनका फोन ही नहीं उठाया, जिसके बाद वोटिंग कराई गई। जिन सुशीला कार्की को नेपाल के युवाओं के सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं वो कौन है और क्यों जेनजी की पसंद बन रही है, अब आपको यह भी बताता हूं। सुशीला कार्की नेपाल की पहली मुख्य न्यायाधीश रही, भ्रष्टाचार के मामलों पर सख्ती के लिए जानी जाती हैं। 2006 में संविधान मसौदा समिति की सदस्य थी, महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती रही हैं। सुशीला कार्की का भारत से भी कनेक्शन रहा है। सुशीला कार्की ने बीएचयू से यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र की डिग्री ली है। हालांकि सुशीला कार्की के नाम पर पूरी सहमति बन पाएगी, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी हो, लेकिन नए पीएम के तौर पर सुशीला कार्की का नाम इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। नेपाल में जो आंदोलन हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, उसके पीछे बहुत से लोग सोशल मीडिया पर नेपाली दैवीय शक्ति को भी वजह बता रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहों तक पर चर्चा हो रही है, दैवीय शक्तियों की अनदेखी की गई, ऐसी बातें कही जा रही और कहा जा रहा है कि इसी वजह से नेपाल का यह हाल हो गया। कई लोग नेपाल की इन घटनाओं को कुमारी देवी से जोड़कर देख रहे हैं। कुमारी देवी की नेपाल में बहुत पुरानी मान्यता है। कहा जाता है कि कुमारी देवी के चेहरे पर अगर कोई एक्सप्रेशन आ जाता है तो उससे तबाही आती। कुमारी देवी कौन है और उनको लेकर क्या मान्यता है वो आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको दिखाते हैं कुमारी देवी के चेहरे पर आए भावों की वजह से क्या हुआ, यह दावा किया जा रहा है। ये तस्वीरें पिछले साल की हैं, जब कुमारी देवी की यात्रा निकल रही थी। उस दौरान कुमारी देवी गिर पड़ी थी। इस घटना के बाद नेपाल में बाढ़, बारिश से भारी तबाही हुई थी। अब एक और तस्वीर देखिए जो इसी साल की है। इसमें कुमारी देवी की आंखों में आंसू दिख रहे हैं, चेहरे पर रोने वाला भाव दिख रहा है। और इसी साल नेपाल में जेनजी ने आंदोलन कर दिया, नेपाल का तख्ता पलट हो गया। नेपाल में लोग चर्चा कर रहे हैं कि कुमारी देवी ने पहले ही अनहोनी की आशंका जता दी थी, उनकी आंखों में आंसू इसी के संकेत थे।